ऐसे समय पर जब देश को जातियों, क्षेत्रों, घाटियों जैसी दीवारों के अंदर कसने का खेल चल रहा है, तब थोड़ा सा समय निकालकर हमें अपने जैसे क्षेत्रों, वहाँ बसने वाले समाजों की परेशानियों, उनकी और हमारी परेशानियों में समतोल, एक रूपता पर थोड़ा चिंतन मनन तो करना ही चाहिए। बहुत से उत्तराखंड के अंदर नहीं, बल्कि मैं कहूँ तो करीब 2500 किलोमीटर लंबे और कहीं 250, कहीं 300, कहीं 350, कहीं 350 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक लंबा चौड़ा भूभाग है, जिसमें भारत के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम राज्य फैले हुए हैं। इन राज्यों के अलावा भी कुछ जनपद, जैसे अभी बंगाल का एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे हम दार्जिलिंग कहते हैं, और उसके अलावा कालिम्पोंग हो गया, हसाओ, कार्बी एंगलोब, ये क्षेत्र हैं जो भारतीय हिमालय के क्षेत्र हैं, जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, सफ़ेद सफ़ेद, और उसके चारों ओर फैली हुई जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उन्हीं का एक भूभाग है। इस भूभाग के अंदर एक, अगर आप देखेंगे, बहुत से साधन हैं देखने के, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं, या स्वयं आप कभी घूमने गए हो, मौका मिला हो, या पुरानी किताबों, पथिकों, यात्रियों की डायरियों में देख सकते हैं। इस पूरे भूभाग का जीवन और उस जीवन की परेशानियाँ, रहन सहन प्राय एक जैसा है। अगर हम इस भूभाग में फैले हुए राज्यों की राजधानी में जाएंगे तो हमें सर्वोच्च जीवन मिलेगा, वो भले ही देहरादून का हो, शिमला का हो, कहीं किसी भी प्रांत की राजधानी का जो हिमालय की हैं हो। जब हम उन राजधानियों से बाहर इतर तराई और भाबर के क्षेत्र को देखेंगे तो जीवन कुछ अलग होगा, और प्रायः तराई और भाबर क्षेत्र, पूरे हिमालय क्षेत्र का जो भी है, उसमें वसाहत के इतिहास, भूगोल भी भिन्न होता है। उसके इतर जब हम पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो पीठ में बोझ उठाना, लकड़ी के चूल्हे, गाय बैल भैंस, पशुपालन, सीढ़ीदार खेत, चढ़ाई में हाँफना, उतार में रड़ना, फिसलना, गिरना, और मौसम के हिसाब से फसलें, पैदावार, इस प्राय एक जैसी हैं। मेरा ये सब आज ये आप लोगों के सामने शेयर करने का जो मकसद है, वो सिर्फ इसलिए है कि इधर 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। वहाँ के समुदाय आपस में लड़ाए जा रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। वो देश के सामने अधिक समय नहीं हुआ, कुछ दिन पहले सामने आया, जब एक वीडियो सामने आया। लोकसभा का सत्र शुरू होने से कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया। जब वो वीडियो पूरे देश में फैला, दुनिया में फैला, यहाँ दुनिया की बात भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की संसदों में चिंता व्यक्त हुई है। मैं यूँ कहूँ कि भारत की संसद में भी अगर आप देखेंगे तो एक सुर में विपक्ष चाहता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है ये देश को बताएं, संसद में आकर देश के आका देश को बताएं। लेकिन जो सत्ता जिनके पास है, जिनको हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको हम कहते हैं, का जो गठबंधन है, वो नहीं चाहता है कि मणिपुर में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी संसद के माध्यम से देश को दी जाए।
अगर वो चाहते तो शायद प्रधानमंत्री ने जैसे 26-27 सेकंड का एक स्पीच दिया था चिंता, वो भी कब, वो भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब उनको लगा कि अब दुनिया और देश को मालूम पड़ गया है, तो 26 सेकंड में हमारे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। और उसमें भी वो सभी बड़ा एक आश्चर्यजनक चिंता कराने वाला था कि वो मणिपुर की घटनाओं वहाँ जो चल रहा है उससे अधिक वो उन राज्यों को केंद्र में रखते रहे जहाँ कांग्रेस की या अन्य विपक्षी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, जैसे बंगाल हो गया और इधर राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आदि आदि में। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में बहुत अच्छी नहीं होती है। जगह जगह घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, अपराध होने पर थाना होता है, पुलिस होती है और चीज़ें कोर्ट कचहरी बनती हैं, सजाएं होती हैं, जेल होती है, ये तमाम चीज़ें चलती हैं और यही एक देश होता है। लेकिन अभी जो मणिपुर को लेकर सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के बाद जो चिंता व्यक्त की और उसके बाद सदन जो चला मानसून सत्र, उसमें पहले दिन से ही जो विपक्ष ने शोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो मांग उठाई कि सरकार आके बताए कि भाई हो क्या रहा है इस देश के अंदर, मणिपुर में क्या हो रहा है, तो बहुत से सवाल सामने आए। इन सवालों पर जो बातचीत थी, चल रहा था, वैसे तो मैं सिर्फ जो मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया, उसकी तो जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि वो मणिपुर को देश दुनिया के सामने रखने की जगह, हमारे भारत का राष्ट्रीय मीडिया जिसको गोदी भी कहते हैं, दरबारी भी कहते हैं, तो मणिपुर के हालातों को देश दुनिया में रखने की जगह छुपाने का प्रयास कर रहा है। और जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं तो उसको जातीय तरीके से और सरकार के पक्ष में उसको फैलाने की बात, मतलब फिर भी सरकारों को बचाने का काम हमारा मीडिया कर रहा है। और क्यों कर रहा है ये तो शायद आज के देश में, आज इस देश में बहुत ज़्यादा चर्चा उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि वो मीडिया क्या है, किसके इशारों पर चल रहा है, खैर छोड़ देते हैं। इधर 31 जुलाई को तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाओं को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया ही था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी उम्मीद थी कि हमको सुना जाएगा। 31 तारीख को जब सर्वोच्च न्यायालय बैठा तो सॉलिसिटर जनरल जिनको कहते हैं, जो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए एक पद होता है, पोस्ट होती है, उनकी पूरी कोशिश थी कि साहब एक लंबा समय कोर्ट इनको दे। कोर्ट ने बड़ा ईमानदारी से उनसे कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब वो अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे थे। तो कोर्ट जानना चाह रहा था कि दिल्ली खामोश क्यों है, खैर कई चीज़ें थी। तो कोर्ट ने उनसे कहा जब आप बहुत लंबा समय मांग रहे हैं, हम आपको लंबा समय नहीं दे सकते हैं, हमको एक दिन का समय देंगे। और 31 जुलाई के बाद उन्होंने आज 1 तारीख को 2 बजे तक का समय उनको दिया। आज 2 बजे के बाद जब कोर्ट बैठी, स्वयं सीजेआई भारत के जो है सर्वोच्च, वो बैठे, उनके सामने ही सुनवाई हुई। तो अगर हम सुनवाई का एनालिसिस करें तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी साफ साफ आ रही थी। एक तो जब बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए तो स्वयं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ने स्वीकारा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खराब नहीं है, उन्होंने कई जगह स्वीकारा। राहत होता है, कंपलसेशन होता है, वो कह रहे हैं कि स्थितियाँ ढर्रे पर आ रही हैं, लेकिन वो राहत होता है, कंपलसेशन होता है, पुनर्वास होता है, और उसके अलावा 64 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऐसी घटनाओं के बाद। उस पर सॉलिसिटर जनरल भी बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए कोर्ट को। एक चीज़ सामने आई आज कि 6552 FIR हुई हैं, लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि CBI जांच कितनी FIR में कर रही है, तो बहुत सहमी हुई आवाज़ में सॉलिसिटर जनरल जवाब देते हैं 11 केसों में, वो 11 FIR में जो है भारत की CBI जांच कर रही है, वो भी बच्चों और महिलाओं को लेकर जो घटनाएं हैं, सिर्फ उस पर।
एक बड़ी बात आई वहाँ पर, स्वयं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, संज्ञान में लाए सर्वोच्च के, कि साहब ये जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में वहाँ की सरकार कह रही है कि वो ऑटो डिलीट हो गए। आज के ज़माने में अगर सीसीटीवी कैमरे ऑटो डिलीट हो गए तो सीधे सीधे शक की सुई तो सरकार पर या ये कहने वाले के ऊपर जाती है। उसका जो जवाब सॉलिसिटर जनरल ने दिया वो बड़ा साफ संगीन बहुत तरीके से, नहीं साहब देखिए, हम ये भी तो कह सकते थे कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, फिर भी जो था वो बताया हमने कि वो ऑटो डिलीट हो गए। सॉलिसिटर जनरल साहब, अगर आप ये कहते हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तो जिन लोग याचिकाकर्ता हैं वो आपको बताते कि वहाँ थे, इसलिए आपने स्वीकार लिया हाँ कैमरे थे, और अपने बचाव में, वहाँ की सरकार के बचाव में, दिल्ली की सरकार के बचाव में आपने कहा ना साहब वो ऑटो डिलीट हो गए। फिर आपसे पूछा गया वहाँ एक सवाल कि भाई ये बताइए आपने गिरफ्तारियाँ कितनी की हैं? भाई सीधा सा है कि अगर 11 मामलों में सीबीआई जांच कर रही है तो आपकी गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं? तो मालूम पड़ा जी साहब सिर्फ 7, सॉलिसिटर जनरल के हिसाब से अभी तक सिर्फ 7 गिरफ्तारियाँ हुई। और जो सबसे संगीन घटना थी जिसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला, और उस वीडियो के बाद भारत के लोकतंत्र पर जितना थूथड़ाका हुआ पूरी दुनिया में, उस वीडियो को लेकर बहुत स्पष्ट अभी भी पता नहीं की स्थिति में, वो बड़ा आश्चर्य था। वो वीडियो तो हमने देखा, वहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरे का वीडियो तो हमने देखा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भीड़ थी कि हम कैसे उस भीड़ के ऊपर मुकदमे दर्ज करें। यानी आपने पूछताछ ही नहीं की, आपने 4 लोगों को भी पकड़कर नहीं पूछना चाहा, क्योंकि भीड़ आपके पास एक बड़ा बहाना थी। खैर जो भी था, आज सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जो भी बताया, जो भी सवाल उससे पूछे गए, वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में ही खड़ा कर रहे थे, और स्पष्ट कर रहे थे कि सरकार की ओर से कोई बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ नहीं है और सरकार वहाँ पूरी तरह से विफल है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की सरकार को बचाने का पूरा प्रयास सॉलिसिटर जनरल आज सर्वोच्च न्यायालय में करते हुए दिखाई दिए। सॉलिसिटर जनरल ने माना कि हाँ ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब है, और उनका इतना ही मानना उस विपक्ष जो याचीगण हैं उनके आरोपों को साबित कर जाता है कि वहाँ पुलिस कुछ नहीं कर रही। सच तो यह है कि वहाँ पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, और एक बहुत बड़ा आरोप है कि वहाँ की सत्ता और सत्ता की पुलिस तो एक वर्ग के साथ खड़ी हुई है। ये आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जिस पर फिर भविष्य में बातचीतें होंगी। आज की तारीख में जो चीज़ें सामने आई हैं मणिपुर में, इसका पीछे बहुत से कारण हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे की या पीछे की ओर सरकें तो पूर्वोत्तर के जो ये 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और इनको 7 सिस्टर इसलिए नहीं कहा गया कि वो 7 बहनें थीं, 7 बहनें या 7 राजा थे, ऐसा कुछ नहीं था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 3 रियासतें थीं जो जिसको हम असम, मणिपुर और त्रिपुरा के रूप में जानते थे। और रियासतों को भारत में जैसे कश्मीर को मिलाने में थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ी, तो हर रियासत भारत में मिलने में थोड़ा बहुत समय लगा और थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन ये भारत के साथ रियासतें मिली। ये 1947 भारत की आज़ादी के समय की 3 रियासतें थीं। दिल्ली ने, जिसको दिल्ली कहते हैं, उसमें 70 सालों में जो भी बैठे सबका कम से कम ये हिमालयी क्षेत्र को लेकर तो दिल्ली का रवैया हर प्रांत के साथ ऐसा ही रहा। अभी जो उत्तराखंड का, मैं भी आऊँगा थोड़ा सा उत्तराखंड पर मैं बोलूँगा, तो उसके बाद भाषा के आधार पर आपने वहाँ राज्य बना दिए, और भाषा के आधार पर आपने 3 के 7 कर दिए। 3 के 7 कर दिए साहब, उसमें अरुणाचल भी आ गया, मेघालय भी आ गया, मिजोरम भी आ गया, नागालैंड भी आ गया। और आपने भाषाई आधार पर जो इन राज्यों का विभाजन किया, विभक्तिकरण किया, प्राय भाषाई आधार पर किया, लेकिन आपने दूरगामी परिणाम नहीं देखे। आप अगर वैज्ञानिक तरीके से देखते
तो भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर करने से बेहतर होता। विभाजन ही अगर करना था तो जो वहाँ का रहन सहन है, जो ढाल हैं, चढ़ाइयाँ हैं, ऊंचाइयाँ हैं, उस हिसाब से अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय ऐसा कर सकते थे आप, लेकिन वो आपको वो करके कोई फ़ायदा नहीं था। खैर, उस सब के बाद, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो जिनको हम सेवन सिस्टर इसलिए कहा गया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता दिखाई गई, आप विकास नहीं कर पाए। अभी ये मणिपुर का जो यातायात ट्रांसपोर्टेशन है वो आसाम पर निर्भर होता है, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भरता, नदी बाढ़ आदि होती, ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए इनको सेवन सिस्टर कह दिया गया। तो सेवन सिस्टर कहने के पीछे ईमानदारी नहीं थी, बल्कि वो भी बेईमानी थी, और किसी व्यक्ति से कहलवाते वो सामान्य बात है। अब आज की तारीख में जो मणिपुर जल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि भाषा के आधार पर विभाजित, और हुआ कुछ नहीं। जो पर्वतीय ट्राइबल एरिया था और जो मैदानी क्षेत्र था, एक कोर्ट का वहाँ फैसला आता है, और उस फैसले के बाद सवाल उठते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था कुछ अधिकारों को लेकर, वो अधिकार जब बराबर बांटने वाली बात आई तो सवाल उठे, और सवाल उठने के बाद उस पर जद्दोजहद बहुत सामान्य रूप से वहाँ के छात्र संगठन सामने आते हैं, उठते हैं। लेकिन जोरदार ये था कि कोई था चालाक जिसको मालूम था कि इस फैसले के बाद क्या होना है, और वो उस इंतजार में, शायद वो उस इंतजार में था। और यह आरोप इस तरह से लग सकता है कि रातों रात उन लोगों पर हथियार कहाँ से आए, और वहाँ से जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि आपने थाने लूट दिए। हथियार लूटने वालों ने सरकारी अमले लूट दिए, सरकार के जितने हथियार थे वो लूट लिए। क्या इतनी कमज़ोर है वहाँ की पुलिस? क्या वहाँ की सरकार इतनी कमज़ोर थी कि कोई भी आके उनके हथियार लूट सकता है? ये स्थिति तो कश्मीर में भी नहीं थी। और आश्चर्यजनक है कि अगर हम कश्मीर को जाके देखें, जहाँ बहुत लंबा आतंकवाद क्षेत्र रहा, तो इतना लंबी घटना, एक लंबे दौर की, तो छुटपुट होते थे, वहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक साथ इतनी लंबी घटना तो वहाँ भी हमको दिखाई नहीं देती। मणिपुर चल रहा है, विपक्ष की मांग के बावजूद देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो आज जो एफआईआर हुई, जिसका जिक्र कल 31 जुलाई को हुआ था, और जो आज संसद में, आज जो सर्वोच्च न्यायालय में सामने आया, उसको सुनने देखने के बाद तो स्पष्ट हो गया कि देश के प्रधानमंत्री के पास मुस्कुराते हुए या गंभीर मुद्रा में बोलने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि चारों ओर से, एक तो आप ही ने शब्द दिया, क्या है वो, 2 इंजन, डबल इंजन, कि जहाँ पर केंद्र में की सरकार के समानांतर जिन राज्यों में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उनको डबल इंजन कहा जाता है। एक तो आप डबल इंजन की सरकार के दौर में, और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष मांग कर रहा है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी संसद में आए और बोलें, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज साफ हो गया, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसले आए हैं उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर कट, की शायद कोई नहीं बोल सकता है। अगर बोलना होता ईमानदारी से, तो जिस दिन 26 सेकंड की एक स्पीच की गई, और दूसरे राजनीतिक दलों को भी उस घटना के साथ जोड़ने के हिसाब से, हम आपको यहाँ लाते हैं थोड़ा सा कि कल बीते रोज जुलाई 31 को जब इसी त्रिपुरा को लेकर संसद में बातचीत चल रही थी, तो सरकार के पक्ष में एक वकील ने एक महिला वकील ने, या महिला शब्द में जोड़ूंगा क्योंकि वो खड़े होकर कहा कि साहब देखिए, ये घटना कुछ नहीं है, वो तो बंगाल में भी हो रही है, ये हो रही है, और राजस्थान में भी हो रही है। तब सॉलिसिटर जनरल ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, हम जानते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से, एक बार आश्चर्य होता है, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि संसद तो एक संसद है, यहाँ बातचीत होती है, पक्ष विपक्ष होता है, संसद में आप कहते रहे, और आपने संसद से बाहर जो भाषण दिया उसमें राजस्थान का नाम लिया, छत्तीसगढ़ का नाम लिया, बंगाल का नाम लिया, मोदी जी ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने 26 सेकंड के भाषण में, वो सब एक राजनीतिक रूप से होता है। और हमें मालूम था कि संसद में ये सब चीज़ें आएंगी और चीख चिल्लाहट के साथ आएंगी, और हमें ये भी मालूम था कि इसी लाइन को कि साहब बिहार में, कि साहब गैर प्रांतों में भी इसी तरह ऐसा कुछ हो रहा है। सामने तो नहीं आया वीडियो के माध्यम से,
लेकिन ये निश्चित मानता कि मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश में उपद्रव मचवाया जाएगा, वो हम देख रहे हैं, मच रहा था। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इस बयान को ये मुद्दा, ये जो बयान था प्रधानमंत्री जी का जिस पर ये सब चल रहा है, ये सर्वोच्च न्यायालय में ही पहुंच जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी ही दृष्टि से उसको सुना और लताड़ते हुए चुप कराया। मतलब हमें मालूम है ये शब्द ऐसा कुछ था। खैर, कई लोग कहते हैं कि जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, और जो सेवन सिस्टर तो खैर आपस में एक झुलस रहे हैं, हमारा मणिपुर से क्या मतलब। मैं उत्तराखंड के अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि जो शेड्यूल ट्राइब शब्द है, अनुसूचित जनपद, भारत के अंदर अधिनियम में बकायदा, तो 1970 से पहले तो हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र भी अनुसूचित जनपदों की श्रेणी में थे। हमारी जो वन पंचायत की 1930 में, वैसे 27 था लेकिन 2-3 साल बनने में लगे, तो 1930 में जो पहली वन पंचायत नियमावली बनी थी वो शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1868 से शक्ति लेकर ही बनी थी। 1970 तक हमारे पास भी अनुसूचित जनपद के बहुत सारे अधिकार थे, बहुत सारे अधिकार, और उन्हीं अधिकारों में सिविल वन को हम नागरिक वन कहा करते थे। उन्हीं अधिकारों में वन पंचायतें जो हमको संघर्ष से मिली वो नागरिक वन थे। आपके नदियों में हमारा अधिकार था, पानी पर हमारा आपको ना नौकरियों में आपको लंबाई चौड़ाई पर जो छूट इत्यादि थी सब वहीं से थी। लेकिन जब 1970 में 69-70 में हमसे भी ये सब छीना गया। सब अनुसूचित क्या करोगे लेके छोड़िए, इसको छीना गया हमसे। और हमारी मजबूरी, हमारी व्यवस्था ये थी कि संसद में कांग्रेस के ही लोग बैठते थे, वहाँ कौन बोलता। छीनने वाली कांग्रेस थी तो बोलने वाला कौन होता, कोई नहीं था। कम्युनिस्टों से उम्मीद थी, लेकिन पहाड़ में तो कम्युनिस्ट कहीं होते नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी सुनने में हमारे पास कुछ प्रमाण हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, कम्युनिस्टों की ओर से आपत्ति हुई थी कि ये गलत हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के साथ उनको जीने दिया जाए। खैर, छोड़ देते हैं इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कि जब शेड्यूल एरिया से हमको हटाया गया तो हम चुप रहे। ऐसा नहीं है। 1970 में हमको शेड्यूल एरिया से हटाया, उसके बाद वन पंचायतों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1868 से बाहर निकाल कर की नियमावली को वन अधिनियम 1927 की धारा 28 में डाला गया, और उसी के साथ सिविल वनों को भी सीधे वन विभाग के केंद्र में लाया गया। और उसके साथ साथ अगर हम तो एक बड़ा आंदोलन, तो एक वन आंदोलन के रूप में, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जंगलात का आंदोलन था, उस वैसा ही एक आंदोलन जो वन आंदोलन के रूप में उत्तराखंड में 10 साल चला, जिसमें एक छोटी सी घटना चिपको भी थी, और उसी चिपको शब्द का इस्तेमाल लिख करके सरकार ने कुछ लोगों को, सर्वोदय के लोग की कृपा से ये सब हुआ था। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 हम पर थोप दिया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो और बहुत सारे कठोर कानून। मतलब हम जो चाहते थे कि शेड्यूल एरिया को दोबारा से लौटाया जाए और हमारे अधिकार जो वनों में और बढ़ाए जाएँ, तो हमसे और सब छीन लिया गया और हमारे ऊपर और कठोर कानून लगा दिए गए। ये सब प्रमाण है, और ये तभी उसके बाद है जब हमसे ये छीना गया। हम जब लुटे पीटे थे तो एक छोटा सा आंदोलन हमारे बीच में आया था, नशा नहीं रोजगार दो, जीने का अधिकार दो। इसमें आप देखेंगे सवाल क्या था कि नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट से हमको बाहर निकालने के बाद हमसे आपने जीने के बहुत सारे अधिकार छीनने की कोशिश की, तो वो आंदोलन उसके साथ था। उस आंदोलन में भी अगर आप देखेंगे तो सर्वोदय वाले सामने आए, और नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए वाला जो आंदोलन था वो शराब की दुकानों के आगे बैठा के मद्य निषेध का आंदोलन बना दिया गया, क्योंकि वो तब छात्रों के हाथ में आंदोलन था, इसलिए बहुत लंबा नहीं चल सकता था। इस आंदोलन के भी खत्म होने के बाद हम चुप नहीं रहे। आपने देखा होगा कि 78 में जो राज्य का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के पीछे भी गुस्सा यही था, कौन सा, कि शेड्यूल ट्राइब एरिया आपसे हमसे छीन लिया, हमको आपने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से बाहर कर दिया। यही गुस्सा 78 के आंदोलन में था। हमने कहा हम अपने राज्य अलग कर लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राज्य अलग हो गया, तब भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो कश्मीर वाला क्षेत्र हो, अभी हिमाचल में लोग चुपचाप हैं,
लेकिन वहाँ भी जब आप जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर एक गुस्सा मिलता है, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय दल के रूप में सामने नहीं आया। उत्तराखंड में एक विशेषता ये थी कि क्षेत्रीय दल के रूप में ये चीज़ें जिंदा रहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मणिपुर जल रहा है, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए मणिपुर की चिंता हमें क्या करनी, वहाँ भी हमारी तरह लोग रहते हैं। सरकारें वहाँ के लोगों को एक साथ बैठाकर एक साथ विकास के रास्ते में आगे ले जाने के प्रयास करती तो शायद ये सब छुपाना नहीं पड़ता, आज सदन से भागना नहीं पड़ता, सदन में आके खुल के बोलते हैं देश के सर्वोच्च। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश करना चाह रहा था कि जो पहाड़ हैं, जो हिमालय है, वैसे तो हिमालय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, तिब्बत भी है, लेकिन जो भारत के अंदर का हिमालय, भले ही भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इन्होंने सड़कें मैदान से पहाड़ों की ओर चढ़ाई, मतलब वो पूरब से उत्तर से दक्षिण की ओर चढ़ाई, अगर पूरब से पश्चिम की ओर गई होती, पश्चिम से पूरब की ओर आई होती, और हम पहाड़ ऊपर ही ऊपर अगर घूम सकते होते तो शायद हम पूरी एक बेल्ट होते और हम एक दूसरे के दुख दर्दों में सहयोग कर सकते थे। लेकिन आज़ाद भारत में पूरे इन राज्यों को अलग अलग तोड़ के रखा गया। और क्या तोड़ के रखा गया, जब हमने देखा कि 3 रियासतें थीं उनको आपने 7 सिस्टम बना दिया। खैर, ये दिल्ली का एक खेल है, पहले से चलता आ रहा है। हम तो ये कहेंगे कि मणिपुर के लिए सिर्फ आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है, आज की सरकार हतोत्साहित है और फेल हो गई है, लेकिन इस सब के लिए पुरानी सरकारें भी उतनी जिम्मेदार हैं जितनी आज, भले ही ज़्यादा है लेकिन पुरानी भी अपने को जिम्मेदारी से अलग नहीं कर सकती हैं। हमें सोचना होगा उत्तराखंड को लेकर कि ऐसी स्थितियां उत्तराखंड में ना आए, और ऐसी स्थितियों को से उत्तराखंड को बचाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि दिल्ली आधारित राजनीतिक दलों से मुक्ति हमको लेनी होगी। और लोकतंत्र में जो आपको एक देखिए, हमारा जो संविधान है बहुत पवित्र, बहुत महान संविधान है, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं बहुत पवित्र हैं, बहुत महान हैं, और हमें एक क्षेत्रीयता के साथ क्षेत्रीय दलों को मजबूत करते हुए अपने भविष्य का निर्माण, अपने लोगों का, हम अधिक से अधिक हमारे बीच में एकजुटता कैसे रहे, हम कैसे बहुत अधिक मजबूत समाज बने, इसकी चिंता करनी होगी। और तो साफ हो गया राज्य बनने के 22-24 सालों के बाद भी कि दिल्ली आधारित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहते हुए हम ना तो मजबूत राज्य बन सकते हैं, और ना ही यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो सकती है, और ना ही यहाँ का नौजवान, हम कहते हैं ना, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी सब बतौले रह गए। तो आज मैं इस वीडियो को इसीलिए मणिपुर के साथ जोड़ना चाह रहा था कि सावधान, जब तक क्षेत्रीय संगठन नहीं होगा मजबूत, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। धन्यवाद।